हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अ फाइन बैलेंस रिटन बाय रोहिंटन मिस्ट्री। रोहिंटन मिस्ट्री एक इंडियन बॉर्न कैनेडियन राइटर है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइन बैलेंस। ये इनका लिखा गया दूसरा नॉवेल है जिसे पब्लिश किया गया था 1995 में। इसका सेटिंग जो है वो एक अनआइडेंटिफाइड सिटी, मतलब सिटी का नाम हमें नहीं बताया गया है, जो कि इंडिया में है। और इसमें जो दौर दिखाया गया है, जो समय दिखाया गया है, वो है 1975 का, जब इंडिया में इमरजेंसी लागू की गई थी। और 1985-84 का भी पीरियड हमें यहाँ देखने को मिलता है। इसे लिखा गया है टोटल 16 चैप्टर्स में। इसका जॉनर जो है वो हिस्टोरिकल नॉवेल है, क्योंकि इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो यूज़ किया गया है 1975 की इमरजेंसी का। ये नॉवेल जो है इसे 1995 में गिलर प्राइज भी मिल चुका है। इसमें की थीम जो है, कई सारी थीम्स है इसमें, स्पेशली इमरजेंसी से रिलेटेड। फ्रस्ट्रेशन है, सफरिंग्स है, आइसोलेशन है, कल्चरल इश्यूज है, बिलोंगिंगनेस है। ऐसी कई सारी थीम्स हमें यहाँ देखने को मिलती है। अब ये जो टाइटल है अ फाइन बैलेंस, इसका मीनिंग क्या है और वो इस नॉवल के लिए कैसा सुटेबल है, वो हम इस नॉवल के एंड में, समरी के बाद में समझेंगे। तो आखिरी तक बने रहिए। अब मिलते हैं इस नॉवेल के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से। सबसे पहले तो है दीना शारोफ, जिसे दीना दलाल नाम से इसमें रेफर किया जाता है। शादी के बाद में उसका नाम चेंज शारोफ से दलाल हो जाता है। तो दीना दलाल ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। सेकेंड है इसके हस्बैंड रुस्तम दलाल, जो कि केमिस्ट होते बाय प्रोफेशन, लेकिन इनकी डेथ हो जाती है। देन है नुसवान, जो कि दीना शारोफ का भाई है। दुखी ये एक बंदा है जो कि विलेज में रहता है और ये एक अनटचेबल है, जो कि कॉबलर का काम करता है, मतलब जूते बनाने का। इसके दो बेटे होते हैं, एक तो ईश्वर और दूसरा नारायण। नारायण का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है ओम प्रकाश। ओके। और मानिक कोला ये एक स्टूडेंट है जो कि कश्मीर से बिलोंग करता है, और ये बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा है। ओके। अब इस नॉवल में के चार इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, दीना शरॉफ, देन ईश्वर, ओम प्रकाश और मानिक। स्टोरी जो है वो इन चार कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमते रहती है। तो ये चार इस नॉवल में के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस नॉवल के प्रोलॉग में हमें देखने को मिलता है कि नॉवल की शुरुआत हो चुकी है, 1975 का समय है। तीन मेल कैरेक्टर्स, मतलब तीन आदमी जो है वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं और वो एक सिटी की तरफ जा रहे हैं, जो कि बहुत ही क्राउडेड सिटी है और जो समुंदर के किनारे बसी हुई है। मतलब यहाँ पे मुंबई सिटी की बात की जा रही है, बॉम्बे सिटी की बात की जा रही है, लेकिन नाम मेंशन नहीं किया गया है। मानिक कोहला, जिसकी उम्र है लगभग 17 साल, वो एक बहुत ही वेल्दी सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरर का बेटा है और वो भी वापस अपने गांव से शहर इसलिए जा रहा है क्योंकि वो अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता है, उसे कॉलेज वापस जाना है। उसके हाथ में बुक्स होती है ढेर सारी, लेकिन अचानक से ट्रेन रुक जाती है। प्लेटफॉर्म नहीं होता है, लेकिन अचानक से ट्रेन रुक जाती है, जिसकी वजह से वो सारी बुक्स गिरकर एक आदमी की गोद में गिर जाती है। उस आदमी का नाम होता है ईश्वर दर्जी। दर्जी का मतलब होता है टेलर। तो ये ईश्वर जो है वो अपनी नेफ्यू, जिसका नाम होता है ओम प्रकाश, उसके साथ में सिटी जा रहा होता है। तो इन शॉर्ट मानिक, ईश्वर और ओम प्रकाश तीनों एक ही सिटी जा रहे होते हैं। ट्रेन इसलिए अचानक से रुक जाती है क्योंकि एक डेड बॉडी पड़ी होती है ट्रैक पर। जैसे कि मैंने आपको कहा 1975 का समय है, मतलब इमरजेंसी लागू हो चुकी होती है। तो उस टाइम पर सुसाइड्स करना या सुसाइड्स होना ये बहुत ही आम बात हो चुकी थी। ट्रेन ट्रैक्स पर ऐसी अक्सर बॉडीज देखने को मिलती थी। तो इन तीनों के बीच में कन्वर्सेशन शुरू होता है। पहले तो ईश्वर को ये लगता है कि मानिक भी एक टेलर है और वो भी सिटी इसीलिए जा रहा है ताकि उसे काम मिल सके। तो ईश्वर को पहले लगता है कि ये उनका कॉम्पिटिटर है, लेकिन बाद में उसे जब ये पता चलता है कि वो एक स्टूडेंट है और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए जा रहा है, तो उन तीनों के बीच में का कन्वर्सेशन जो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है। अब ये तीनों अगर अपने होम टाउन में होते तो शायद ये एक दूसरे से कभी भी इस तरीके से बातचीत नहीं कर रहे होते या मिल नहीं रहे होते, क्योंकि ये तीनों जो है वो अलग कास्ट को बिलोंग करते हैं। जहाँ ईश्वर और ओम प्रकाश अनटचेबल्स है, वहाँ मानिक जो है वो पारसी है। तो वैसे तो इन लोगों के बीच में बातचीत होना पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब वो सिटी की तरफ जा रहे हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसलिए उनके बीच में का कन्वर्सेशन हमें देखने को मिलता है। उनके कन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि तीनों एक ही सिटी जा रहे हैं और कोइंसिडेंटली वो एक ही जगह जा रहे हैं, जो कि है दीना दलाल का अपार्टमेंट। बस इन तीनों के वहाँ पे जाने की वजह अलग अलग है। तो ये था इस नॉवल का प्रोलॉग, जहाँ पर हमें तीन प्रोमिनेंट मेल कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। अब
नॉवेल में की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है दीना दलाल, उसके पास्ट के बारे में, उसके अतीत के बारे में हमें पता चलता है। द स्टोरी स्टार्ट्स विद द पास्ट लाइफ ऑफ दीना दलाल। यहाँ पे हमें पता चलता है कि दीना दलाल जब महज 12 साल की थी तो उसके पिता, जो कि एक फेमस डॉक्टर थे, उनकी एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। दीना के पिता जो है वो चाहते थे कि दीना जो है वो बड़ी होकर एक वेल नोन बेहतरीन डॉक्टर बने अपने शहर में की। लेकिन उनके मौत के बाद में दीना का जो भाई होता है नुस्वान, वो उसके एजुकेशन का थोड़ा भी टेंशन नहीं लेता है, उल्टा उसका एजुकेशन छुड़वा देता है, उसे बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करता है, उसे एज अ अनपेड मेड घर में सब काम उससे करवाता है, जैसे कि बिना पेमेंट के वो नौकर हो, और उसे एज अ बेबी सिटर भी यूज़ करता है, मतलब अपना बच्चा संभालने के लिए। वो उसे अब्यूज़ करता है, गाली गलौज करता है, उसे कॉलेज जाना बंद करवा देता है और उसकी शादी करवा देता है। अब दीना की शादी होती है रुस्तम दलाल से और उसका नाम जो होता है दीना दलाल। फिर शादी के बाद में, शादी के महज 3 साल बाद में उसकी शादी जो होती है खुशहाल होती है दीना की। लेकिन शादी के महज 3 साल बाद ही उसके हस्बैंड की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। अब दीना के पास में दो चॉइसेस होती है, एक तो वो वापस अपने भाई के घर जाए, और दूसरा वो एक नई लाइफ शुरू करे जहाँ पर वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी सके। क्योंकि दीना जो है वो बहुत ही स्ट्रांग वुमन होती है, स्ट्रांग विल पावर वाली होती है, तो वो डिसाइड करती है कि वो अपनी एक इंडिपेंडेंट नई लाइफ शुरू करेगी, जिसके लिए वो सिटी में जाकर एक अपार्टमेंट जो है वो रेंट पर लेती है। और दीना ने जो है भले उसकी पढ़ाई छूट जाती है, बट समहाउ शी मैनेजेस टू लर्न स्विंग। वो टेलरिंग का काम सीख जाती है। 20 साल से ज़्यादा हो चुके दीना को ये काम करते हुए, लेकिन मिडिल एज में अब उसकी उम्र जो है वो लगभग 40 के ऊपर हो चुकी है और उसकी आंखें जो वो कमज़ोर हो चुकी है, तो शी वॉन्ट्स हेल्प ऑफ समवन, ताकि उसका टेलरिंग का काम जो है वो पूरा हो सके। अब दीना दलाल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लेती है ओ रवा एक्सपोर्ट कंपनी से, और उनके कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं कपड़े के वो पूरे करके दीना दे रही होती है, जिसकी मैनेजर होती है मिसेस गुप्ता। लेकिन अब उसे दिखाई नहीं देता है, उसकी आंखें कमज़ोर हो चुकी है, तो इसलिए वो ईश्वर और ओम प्रकाश को अपॉइंट करती है, हायर करती है। अब दीना दलाल के घर पर ये तीनों तो पहुंच जाते हैं। मानिक को, क्योंकि जो स्टूडेंट हॉस्टल होता है वहाँ पे का लाइफ, जिस तरीके से वहाँ पे का एनवायरनमेंट होता है वो उसे कंफर्टेबल नहीं लगता है, इसलिए वो दीना दलाल के अपार्टमेंट में रहने आता है एज अ पेइंग गेस्ट। क्योंकि मानिक जो है वो दीना के स्कूल की जो फ्रेंड थी उसका बेटा होता है, इसलिए वो उसको रखने के लिए तैयार हो जाती है। इधर ईश्वर और ओम प्रकाश, इनको काम तो मिल गया है दीना दलाल के यहाँ पे, लेकिन उनके पास में रहने के लिए जगह नहीं होती है, तो वो झोपड़पट्टी में रहते हैं। उनका लाइफ वहाँ पर कुछ खासा अच्छा नहीं होता है, अक्सर वो रास्ते पर भी सो जाते हैं। अब हमें पता चलता है दी ओम प्रकाश और ईश्वर की पास्ट लाइफ के बारे में। ये चाचा भतीजे जो है इनके बारे में हमें पता चलता है। तो अब स्टोरी शिफ्ट हो चुकी है पास्ट लाइफ ओम प्रकाश और ईश्वर की पास्ट लाइफ में। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। अब ओम प्रकाश ईश्वर जो है वो एक्चुअली एक लोअर कास्ट फैमिली को बिलोंग करते हैं, दलित फैमिली को बिलोंग करते हैं, जहाँ पर जो लोग हैं वो शूज़ बनाते हैं, चप्पल बनाते हैं, मतलब चामर काम करते हैं। तो ईश्वर के जो पिता होते हैं दुखी, जैसे मैंने आपको कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन में दिया, वो एज अ कॉबलर काम करते हैं, जूते बनाने का काम करते हैं। लेकिन ये दुखी को अक्सर लगता है कि उसके जो दोनों बेटे हैं ईश्वर और नारायण, ये कुछ अच्छा काम सीखे, जैसे कि टेलरिंग काम है या फार्मिंग काम है। तो वो अशराफ नाम का एक बंदा होता है जिसके पास में अपने दोनों बेटों को भेजता है ताकि वो ये काम सीख सके, और वो दोनों सीखते भी हैं। लेकिन गांव में के जो अपर कास्ट लोग होते हैं, जिसमें से एक होता है ठाकुर धर्मसी, ये काफ़ी विलनस बंदा है इस नॉवेल में का। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि ये अपना रेगुलर काम छोड़कर जो है वो कुछ और काम कर रहे हैं, क्योंकि इससे सोसाइटी में एक गलत एग्जाम्पल सेट हो जाएगा और अनटचेबल्स जो है वो अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करना शुरू कर देंगे। इन लोगों की जो पास्ट लाइफ जिस नॉवेल में दिखाई गई है उसमें हमें देखने को मिलता है कि द प्लाइट ऑफ द अनटचेबल्स, कि कैसे उनकी लाइफ जो है वो बहुत ही बुरी थी। अब ये तो अनटचेबल्स थे, लेकिन इनको यही काम क्यों दिया गया था जूते बनाने का स्पेशली? उसकी वजह ये थी कि जब डेड एनिमल्स होते हैं, इनके तरफ काम क्या था चामार लोगों की तरफ, कि जो डेड एनिमल्स होते हैं उनको डिस्पोज करने का, उनका जो लेदर होता है, उनका जो स्किन होता है, उससे शूज़ बनाने का। अब जिन्होंने डेड एनिमल्स को टच किया है उनको कोई और टच नहीं करेगा, सो दैट्स वाई दे आर अनटचेबल्स, इसलिए उनको ये काम दिया जाता है। और उनको ये अलाउ नहीं था कि वो कुछ और काम करने की सोचे भी। तो ऐसे सिचुएशन में जब ईश्वर और नारायण कुछ अलग काम सीखते हैं,
तो अपर कास्ट लोगों को इससे काफ़ी तकलीफ होती है। अब ये दुखी का जो एक बेटा होता है नारायण, वो एक बार क्या करता है कि वोटिंग करना होता है, और वोटिंग उस टाइम पर वो लोग क्या करते थे अपर कास्ट लोग कि ये जो लोअर कास्ट है उनके बिहाफ पर वो खुद ही वोटिंग कर देते थे। इन लोगों को वोटिंग का भी अधिकार नहीं था। लेकिन दुखी का बेटा नारायण जो वो जिद पकड़ के बैठता है कि वो अपना वोटिंग खुद ही करेगा, खुद ही उस पर हस्ताक्षर करेगा। नारायण के साथ में और 2 लोग भी होते हैं अनटचेबल्स कास्ट के। तो इस वजह से नारायण की जो है वो हत्या करवा दी जाती है, उसे गांव के चौराहे पर लटका दिया जाता है ठाकुर धर्मसिंह द्वारा। अब ये जो अनटचेबल्स है इनको चॉइस नहीं होता है कि ये कौन सा काम करना चाहते हैं। इनको एक ही काम करना है, इनको चामारी ही करनी है, इनको जूते ही बनवाने हैं, और उनको समाज में कोई स्थान नहीं है। इसके बाद में जो है नारायण के डेथ के बाद में ये जो फैमिली होती है दुखी की, तो ठाकुर क्या करता है कि उसकी पूरी फैमिली को ही जला देता है, दुखी के उसके हट को जला देता है, जिसमें सारे फैमिली मेंबर्स की डेथ हो जाती है। सिर्फ ओम प्रकाश और ईश्वर बच जाते हैं। ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं गांव से बाहर और सिटी में आ जाते हैं। अब इनको भी वहाँ से भाग जाते हैं, मतलब क्या है, उनको एक्चुअली फेंक दिया जाता है गांव से बाहर। उसकी वजह ये होती है कि ये जो अपर कास्ट वाले होते हैं कॉन्टेमिनेशन नहीं चाहते, फियर ऑफ कॉन्टेमिनेशन इज देयर। किस तरीके का कॉन्टेमिनेशन, कि अगर अनटचेबल्स इस तरीके से अपनी बाउंड्री क्रॉस करके, जो कि सदियों से चला आ रहा है कि भाई इनको यही काम करना है या इनकी यही जगह है, उससे हटकर अगर ये काम करने लग गए तो बाकी अनटचेबल्स भी यही कोशिश करेगी, जिसकी वजह से जो एक सोसाइटी में सिस्टम बना हुआ है वो बिगड़ सकता है। तो इस वजह से ये दोनों को भी गाँव से बाहर भगा दिया जाता है। अब जो स्टोरी है वो वापस से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर हमें ईश्वर और ओम प्रकाश जो है वो बड़ी सी सिटी में आ चुके हैं और दीना के यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन वो उनके पास में रहने की अच्छी जगह नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद में, जैसे मैंने आपको कहा कि नॉवेल में हमें बीच बीच में इमरजेंसी के दौरान कैसे बुरे हालात थे, नॉवेल में कहीं पर भी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का नाम नहीं लिया गया है, बस द प्राइम मिनिस्टर करके रेफर किया गया है, और उन्हें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया है ऑथर द्वारा। तो यहाँ पर क्योंकि इमरजेंसी लागू होती है, तो सिटी में हमें देखने को मिलता है कि रैलीज के लिए गरीब लोगों को ज़बरदस्ती ट्रक में भरकर लेकर जाया जाता है, ताकि मॉब क्रिएट किया जा सके प्राइम मिनिस्टर आ रही है करके। ब्यूटिफिकेशन ऑफ द सिटी किया जाता है, सिटी को खूबसूरत बनाने के लिए झोपड़पट्टी को हटा दिया जाता है, बिना इस बात का थोड़ा भी इल्म किए कि कैसे इतने सारे लोगों को वहाँ से हटा दिया जाएगा तो वो लोग कहाँ रहेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। तो सिटी की सुंदरता को महत्व दिया जाता है, न कि उन लोगों को, हजारों लोगों को जो झोपड़पट्टी में रह रहे होते हैं। उसके बाद में राशन कार्ड मिलने के लिए गरीब लोगों को, क्योंकि उनके पास में ईश्वर और ओम प्रकाश के पास में परमानेंट एड्रेस नहीं होता है, वो झोपड़पट्टी में रहते हैं, और झोपड़पट्टी का एड्रेस तो परमानेंट एड्रेस नहीं माना जाता है, तो उनको रेशन कार्ड के लिए उनका मैनहुड सेक्रीफाइस करना होता है, मतलब उनको स्टेरिलाइजेशन करना होता है। तो अब ये फैमिली प्लानिंग सर्टिफिकेट मिलता है अगर आप स्टेरिलाइजेशन कर ले तो। स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है नसबंदी, मतलब आप रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है वो फेल कर दिया जाता है, यू विल नॉट बी एबल टू रिप्रोड्यूस चिल्ड्रेन। अगर आप ऐसा ऑपरेशन कर लेते हो तो यू विल गेट द फैमिली प्लानिंग सर्टिफिकेट, और फिर आपको रेशन कार्ड जो वो आसानी से मिल सकता है। ऐसा एक रूल उस टाइम पर था। तो जिससे हमें ये पता चलता है कि इमरजेंसी के दौरान कितने अत्याचार हो रहे थे लोगों पर, या लाइफ कितना डिफिकल्ट होता जा रहा था। तो ये जब लोग स्लम एरिया में रह रहे थे तो इनकी हालत बहुत ही ख़राब थे। इमरजेंसी के एनवायरनमेंट के दौरान इन गरीब लोगों को ज़बरदस्ती ट्रक में भर भर कर लेकर जाया जाता था। भले ही उनको काम की ज़रूरत नहीं थी, इन लोगों को ज़बरदस्ती उठा के लिया जाता था और ऐसी जगह पर अपॉइंट कर दिया जाता था जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा कष्ट करने पड़ते थे, और उसके एवज में उनको कुछ भी नहीं मिलता था। तो इस तरीके से ईश्वर और ओम प्रकाश को भी एक बार उठा कर लेकर जाते और कई दिनों तक वो ये टेलरिंग का काम नहीं कर पाते। अब जब वो वापस आते हैं उनकी कंडीशन बहुत ख़राब होती है। तो ये देखते हुए दीना जो है वो उनको अपने पोर्च में ही वहाँ पे सोने की परमिशन दे देती है। कुछ समय बाद में दीना, ईश्वर और ओम प्रकाश और मानी के साथ में ही रहने लगते हैं। अब ये जो नॉवेल में का नेक्स्ट पार्ट है, वहाँ पे हमें मानिक कोहला का पास्ट लाइफ या उसका बैकग्राउंड हमें देखने को मिलता है। मानिक कोहला जो कि दीना की एक ओल्ड स्कूल फ्रेंड का बेटा होता है, वो यहाँ पर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आया होता है। वो एक काश्मीरी लड़का होता है। इसके पिता जो होते हैं वो बहुत ही रिच होते हैं, और उन्होंने एक सॉफ्ट ड्रिंक इन्वेंट किया होता है जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। ये मानिक के जो पिता होते हैं वो एक लैंडलॉर्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती हैं उनकी, बहुत ज़्यादा रिच भी होते हैं।
लेकिन इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो ज़मीनें होती है वो पाकिस्तान में रह जाती है और वो इंडिया में गरीब बन जाते हैं, जिसके बाद में वो फिर से बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और फिर से वेल्थ इकट्ठा करते हैं, धन जमा करते हैं। अब ये जो मानिक कोल्हा होता है, ये अच्छी फैमिली को बिलोंग करता है। ये जब वापस यहाँ पर आता है रहने के लिए, तो हमें ये पता चलता है कि मानिक के जो पिता हैं उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया फिर से अपनी मेहनत के बलबूते पर, लेकिन वो अक्सर जो है वो अपनी पास्ट लाइफ में खोए रहते हैं। अतीत में जो कुछ भी उनके पास में था वो वापस पाना चाहते हैं, फिर से उन्हीं चीज़ों को इकट्ठा करना चाहते हैं। इधर मानिक जो है वो एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन की पढ़ाई करने के लिए सिटी में आता है। कॉलेज में मानिक का एक दोस्त होता है अविनाश, जो कि स्टूडेंट लीडर होता है। अब जहाँ पर मानिक पढ़ रहा होता है वो कॉलेज एक्चुअली पढ़ाई कम और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का सेंटर होता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती है, इलीगल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती है, और पुलिस का भी आना जाना काफ़ी चल रहा होता है। तो कॉलेज लाइफ जो काफ़ी टेंस रहता है, डिस्टर्ब रहता है। तो मानिक के लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है कॉलेज में रहना। इसी बीच एक दिन मानिक को पता चलता है कि उसका दोस्त जो अविनाश है उसे किडनैप कर लिया गया है, उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर दिया गया है और उसे मार दिया गया है पुलिस के द्वारा, क्योंकि इसके विचार जो होते हैं वो काफ़ी अलग होते हैं अविनाश के। तो अब ये जो दीना है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि चारों आप साथ में रह रहे हैं अपार्टमेंट में, तो दीना को जो है वो जो रेंट कलेक्ट करने वाला बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, ये कहते हुए कि तुम रेंटेड अपार्टमेंट में अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हो और ये तुम्हारे साथ में और कौन लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो दीना बताती है कि नहीं, ये मेरी अपनी फैमिली है, ईश्वर मेरा हस्बैंड है और ये ओम और मानिक जो है मेरे बेटे हैं। और ओम और मानिक की एज जो है ना वो सेम होती है, 17 ईयर्स ओल्ड। वो दोनों अच्छे खासे दोस्त भी बन जाते हैं। ईश्वर जो उन दोनों का ध्यान रखता है एक पिता के तौर पर, और दीना जो उन दोनों का ख्याल रखती है एक माँ के तौर पर। तो एक फैमिली बॉन्डिंग उनके बीच में तैयार हो जाता है। लेकिन सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तभी एक दिन ईश्वर बोलता है कि वो वापस घर जाना चाहता है, अपने गांव जाना चाहता है, ताकि वो ओम के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ के उसकी शादी करवा सके। मानिक भी जो है उसका टर्म खत्म हो चुका होता है वहाँ पे रहने का, तो वो भी जो अपनी पढ़ाई उसकी पूरी हो चुकी, तो वो भी वापस चला जाता है, वो भी वहाँ से चला जाता है। तब अपार्टमेंट में दीना अकेली होती है और वो इन तीनों को काफ़ी मिस करती है। इधर ईश्वर और ओम प्रकाश जब वापस गाँव जाते हैं तो उन्हें नहीं पता होता है कि उनके साथ में क्या होने वाला है। वहाँ पर ठाकुर धर्म सिंह, क्योंकि जैसे ही वो ठाकुर नजर आता है ओम को उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसके पिता की हत्या जो है उसी ने करवाई होती है। तो ओम जो है वो गुस्से में उसकी तरफ थूक देता है, उसके डायरेक्शन में, उसकी दिशा में। अब इस बात का बदला लेने के लिए, क्योंकि ठाकुर धर्म सिंह जो है वो सरकारी नसबंदी प्रोग्राम का हेड होता है, तो वो रैंडमली किसी को भी गांव में से लोगों को उठाकर ज़बरदस्ती उनके नसबंदी करवाता है, जिसमें वो ओम को भी उठवाने के लिए बोलता है पुलिस को। लेकिन वो ओम को एक्चुअली इसकी नसबंदी नहीं करवाता है, उसको नपुंसक ही बना देता है। और ईश्वर जो होता है उसके उसकी नसबंदी करवाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए गए होते हैं उनका स्टरीलाइजेशन नहीं किया हो गया होता है ठीक से, जिसकी वजह से उसके पाँव में इन्फेक्शन हो जाता है और अनफॉर्चुनेटली उसके पाँव जो है वो काटने पड़ते हैं। और जो अशराफ होता है जिसने ओम और ईश्वर को टेलरिंग काम सिखाया होता है, उसकी एज भी काफ़ी हो चुकी होती है। तो इन दोनों के साथ में उसको भी जब वहाँ पर स्टरीलाइजेशन के लेके जाया जाता है तो वहाँ पर मारपीट भी होती है इन तीनों के साथ में, जिसमें अशराफ चाचा की जो है वो डेथ हो जाती है। अब मानिक जो है वो दुबई जा चुका है अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद में जॉब के लिए, लेकिन उसे वहाँ पर लाइफ काफ़ी मीनिंगलेस लगती है। वो अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा मिस करता है। 1984 में 1984 में मानिक जो वो वापस इंडिया आता है, क्योंकि उसे अपने पिता का फ्यूनरल जो है वो अटेंड करना होता है। उसके पिता की डेथ हो जाती है, तो अंतिम संस्कार के लिए वो वापस आता है। वो अपने दोस्त दीना और ओम और ईश्वर से मिलना चाहता है, लेकिन जब वो जाता है दीना के घर तो वो देखता है कि दीना अंधी हो चुकी है और वो अपने भाई के साथ में रहती है, और वो जानता है कि वो अपने भाई के साथ में कभी भी नहीं रहना चाहेगी। लेकिन अब दीना जो वो अंधी हो चुकी है, डिपेंडेंट हो चुकी है, तो वो अपने भाई के साथ में रहती है। और इधर जो है, क्योंकि दीना को वो अपार्टमेंट भी खाली करना पड़ता है जहाँ पर वो रहती है मजबूरी में, तो इस वजह से भी वो अपने भाई के साथ में रहती है। और उसके जो दो दोस्त होते हैं टेलर्स, वो भिखारी बन चुके होते हैं। अब मानिक जो है वो ये सब जब देखता है, दीना की हालत, उसके दो दो दोस्तों की हालत, तो वो जो बिटरनेस देखता है सोसाइटी का, कि सोसाइटी ने क्या से क्या कर दिया है उनके उसके दोस्तों के साथ में,
लाइफ का जब वो बिटर एक्सपीरियंस देखता है तो वो ये सह नहीं पाता है, अंदर से हिल जाता है, जिसके चलते वो जाता तो वो उसे ट्रेन में ट्रैवल करना होता है, इसलिए वो ट्रेन स्टेशन जाता है, लेकिन वो ट्रेन के सामने कूद के सुसाइड कर लेता है। एंड में हमें दिखता है कि दीना जो है वो अपने टेलर दोस्तों को अक्सर खाना देती है। एक बार जब उसका भाई और भाभी घर पे नहीं होते तो इन दोनों को घर में ले लेती, ईश्वर और ओम को, और तीनों जो वो अपनी पुराने दिनों को याद करके खुश हो रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि उनमें का एक मेंबर मानिक जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा है करके। तो जहाँ ये नॉवेल के प्रोलॉग में हमें पता चलता है कि शुरुआत एक सुसाइड से होती है, ट्रेन ट्रैक पर एक डेड बॉडी पड़ी होती है, तो इस नॉवेल का एंड भी जो है वो सुसाइड से ही होता है, लेकिन मानिक के सुसाइड से होता है। तो इस तरीके से थ्रू आउट द नॉवेल हमें कई सारी चीज़ें देखने की मिलती है जो इमरजेंसी के दौरान हुई। ये जो चारों कैरेक्टर्स की लाइफ है, इन बिटवीन इनकी लाइफ के साथ साथ इमरजेंसी का इन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, इंडियन सोसाइटी में उस टाइम पर क्या क्या हो रहा था, कास्ट के नाम पर, इमरजेंसी के नाम पर जो अलग अलग ऑपरेशंस किए जा रहे थे, गरीब लोगों की जिंदगी कितनी बद से बदतर बनती जा रही थी, वो सब पिक्चर हमें इस नॉवल में देखने को मिलता है। अब इस नॉवल का जो टाइटल है अ फाइन बैलेंस, वो कैसा सूटेबल है इस नॉवल के लिए वो समझते हैं। इस नॉवल में जो भी कैरेक्टर है, पर्टिकुलरली जो 4 मेन कैरेक्टर्स है जिन पर ये नॉवल फोकस करता है, तो हमें देखने को मिलता है कि इसमें का हर एक कैरेक्टर जो है, चाहे वो दीना हो, ओम हो, ईश्वर हो या मानिक हो, ये अपने लाइफ में सोचते कुछ और है और होता कुछ और ही है। अब दीना चाहती थी कि वो इंडिपेंडेंट लाइफ जिए, लेकिन उसके साथ में क्या होता है, इमरजेंसी लागू होती है और लाइफ इनकी पूरी तरीके से बदल जाती है। ये लोग भिखारी बन जाते हैं, टेलर भी नहीं रहते, कहाँ वो कॉबलर का काम कर रहे थे और कहाँ भी ये भिखारी बन जाते हैं। मानिक जो इतना बिटरनेस देखता है अपनी लाइफ में, वो सह नहीं पाता है, लाइफ उसके लिए इतनी इंटॉलरेबल हो जाती है। तो ये हर एक कैरेक्टर अपनी लाइफ में का एक बैलेंस ढूंढने की कोशिश करता है। जो डिस्पेयर उनकी लाइफ में है, जो निराशा उनकी लाइफ में है, जो अत्याचार उनके आसपास हो रहे हैं, उस बीच में, उस डिस्पेयर के बीच में एक नई उम्मीद, एक नई शुरुआत, एक अच्छी लाइफ की आशा, इसके बीच में का बैलेंस करने की कोशिश ये सारे कैरेक्टर्स हमें करते दिखाई देते हैं। तो इसलिए नॉवेल का जो टाइटल है अ फाइन बैलेंस, ये सुटेबल है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द समरी। अगर आपको समरी अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो। और बहुत जल्द मैं आपको इसकी रिटर्न समरी भी अपने चैनल पर अपलोड करके दूंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।